Assalamu alaikum class. Today the topic we are going to discuss is indole. ठीक है? Let me share the screen first so that we can start our topic properly. Okay, जी. We will start with the other names of indole so that कि आप लोगों को पता हो कि किसी और नाम से आपको आ सकता है. ज़रूरी नहीं आपको इंडोल के नाम से ही क्वेश्चन आए तो आप सिर्फ आप इंडोल को पढ़ के गए हो, आपको उसके दूसरे नाम आते ही नहीं है, तो आप लोग क्वेश्चन हैंडल ना कर सको जब आपको इंडोल प्रॉपर्ली अच्छे से आता है. ओके, सो सबसे पहले इंडोल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इंडोल अगर पायरोल अच्छे से आता है तो इन अदर वर्ड्स आपको पायरोल आता है तो इंडोल भी आपको अच्छे से आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है ना वो केमिकल रिएक्शन ही जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, वही स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगते हैं, क्योंकि सिंथेसिस इसकी बहुत सिंपल सी है इंडोल की. तो केमिकल रिएक्शंस जो हैं, अगर आपको पायरोल की केमिकल रिएक्शंस आते हैं तो आपको इंडोल के केमिकल रिएक्शंस भी आते हैं. यू डोंट हैव टू वरी कि आपको एक नए सिरे से जो है वो अब इंडोल के भी केमिकल रिएक्शन जो है वो तैयार करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा. ओके जी. सो सबसे पहले हम इसके अदर नेम्स की बात कर रहे थे, तो बेंजोपायरोल इज आल्सो इज द इज आल्सो द नेम ऑफ इंडोल. ठीक है. इसी तरह अगर हम लोगों ने प्रॉपर उसको आयुर्वेदिक नेम से बुलाना है, कहना है, तो फिर वो है 2,3 बेंजोपायरोल. ओके जी. सबसे पहले इसका हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, कि आपको पता हो कि क्या है ये इंडोल जो है. तो सबसे पहले ये बाइसाइक्लिक है, यानी कि इट कंटेन्स 2 रिंग स्ट्रक्चर्स. अब रिंग स्ट्रक्चर्स किस तरह के हैं? एक रिंग स्ट्रक्चर जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है, जो कि फ्यूज है 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर से. बट 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर also contains nitrogen. So, a 6-membered ring structure is fused with 5-membered nitrogen containing. अब यहाँ पर आप रिंग भी लिख सकते हो, तब भी आपका ठीक है, कोई इशू नहीं है. लेकिन क्योंकि आप को पता है कि सेकंड स्ट्रक्चर जो है वो पायरोल स्ट्रक्चर है, तो आप यहाँ पर पायरोल रिंग भी लिख सकते हो. और अगर आप पायरोल रिंग लिख रहे हो तो आपको ये नाइट्रोजन कंटेनिंग मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है. आप सिंपल लिख सकते हो कि a 6-membered ring structure is fused with 5-membered pyrrole ring, या सिंपल fused with pyrrole ring. ये डिफरेंट तरीके से बात कहने का मकसद ये है कि आप बात जो है सिंपल से सिंपल वर्ड्स में भी कर सकते हो, कि आपके पास टाइम नहीं है, आप सिंपल लिख दो 6-membered ring structure is fused with pyrrole ring. हाँ, अगर आपके पास टाइम है और आप चाहते हो कि ये वही पाक स्टडीज वाली चीज़ को जहन में ले आओ, सोशल स्टडीज को, कि उसमें ये करते थे कि आपने जितना लंबा लिखा होगा उतना ही ज़्यादा नंबर मिलेंगे. आई होप कि अब ऐसा जो है वो नहीं होगा. स्पेशली केमिस्ट्री का कोई टीचर जो है वो इस तरह से नहीं देखेगा कि जितना लंबा लिखा है उतना ही ज़्यादा. क्योंकि पर्सनली मेरा ये ख्याल है कि केमिस्ट्री के टीचर्स जो हैं उनका ये होता है कि आपने इक्वेशन लिख दी है, आपने उसको डिटेल में नहीं भी लिखा तो भी आपका जो है वो मोर देन इनफ है. सो ठीक है, अब बात करते हैं इसके फर्दर आगे. जी. ओके. अब इंट्रोडक्शन आप पढ़े हैं तो इंट्रोडक्शन में आप ये भी देखते हो कि आपको किस चीज़ से ऑब्टेन होता है, फर्स्ट टाइम किसने किस तरह से इसको बनाया, आइदर सिंथेसाइज किया या फिर इसको एक्सट्रैक्ट किया. क्योंकि सिंथेसाइज लैब में किया जाता है और एक्सट्रैक्ट किसी चीज़ को किया जाता है कि ये सेमी सिंथेसाइज किसी चीज़ को किया जाता है कि पहले से मौजूद चीज़ से उसको या तो उसका प्रिकर्सर निकालिए और उसे फर्दर लैब में सिंथेसाइज किया, तो वो क्या हो जाएगा? सेमी सिंथेसिस. और अगर आपने सिंपल डिस्कवर किया हो तो वो एक्सट्रैक्ट करना हो जाएगा, कि आपने ये पहले से मौजूद था और आपने उसमें से इसको नेचुरल चीज़ में ये मौजूद था, आपने उससे इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया. तो अब इसको देखते हैं कि इसके बारे में क्या है. फर्स्ट टाइम इसको आइसोलेट किया था बायर ने. कहाँ कैसे? बेसिकली इंडिगो जो है, ठीक है, इंडिगो के अंदर उसके जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट थे ना, उससे इसको एक्सट्रैक्ट किया था. डिग्रेडेशन इंडिगो से नहीं, इंडिगो के जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स थे, हम आगे इसको फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं. यू डोंट हैव टू वरीड कि हम लोगों ने इसको फर्दर डिटेल में जो है वो टच नहीं करेंगे. ओके. सो क्या इंडिगो नहीं बल्कि इंडिगो के जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट थे उससे बायर ने इसको आइसोलेट किया. अच्छा, उसके बाद इसको प्रेजेंट कहाँ पर होता है? नेचुरली किस चीज में प्रेजेंट है? फूलदार में, जैस्मिन के फ्लावर में और ऑरेंज ब्लॉसम. उसके अलावा प्रेजेंट होता है ह्यूमन फीसेस में. तो अगर ह्यूमन फीसेस में प्रेजेंट है तो आप
जो है उसका स्मेल ऑर्डर भी यहाँ से याद रख सकते हो कि इंटेंस फीकल, सॉरी स्मेल नहीं, कलर, इसका कलर क्या है, इंटेंस फीकल कलर। उसके बाद अच्छा, अब वो जो हम लोगों ने डिग्रेडेशन प्रोडक्ट बात की थी इंडिगो की, उसको देखो। इंडिगो जो है वो कन्वर्ट पहले किया किसमें, स्टैटिन एंड, एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। ओके जी, इंडिगो जो है उसके डिग्रेडेशन प्रोडक्ट कौन से हैं, ऑक्सीइंडोल, ऑक्सीइंडोल और इजाटेन, इजाटेन। ओके, अब इसमें क्या हुआ कि पहले इजाटेन जो है उसको फर्दर कन्वर्ट किया ऑक्सीइंडोल में। अब ये ऑक्सीइंडोल और इजाटिन जो है ये दोनों क्या है, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट हैं इंडिगो के। अब इससे उसने आइसोलेट किया, यहाँ पर वर्ड उसने आइसोलेट का यूज किया, लेकिन बेसिकली उसने यहाँ से इसको आप ये कह सकते हो कि इट वाज सेमी सिंथेसिस। फिर उसने उसको ऑक्सीइंडोल को रिड्यूस कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट। जिंक डस्ट यहाँ पे क्या एज अ कैटलिस्ट यूज की उसने, और प्रोसेस कौन सा उसने किया है, केमिकल रिएक्शन कौन सा किया, ऑक्सीइंडोल के साथ उसकी रिडक्शन करवाई है और उसने ऑब्टेन किया इंडोल। ठीक है, इसके अलावा आप लोग फर्दर जो पहले पीछे प्रोसीजर्स पढ़ते आए फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के, वो भी यहाँ पर लिखा जा सकता है आपका। ठीक है, क्योंकि कोल टार में प्रेजेंट है, जैस्मिन फ्लावर में तो कोल टार में क्योंकि प्रेजेंट है, तो आपने पहले सारा प्रोसीजर ऊपर पढ़ा है, इवन आपने पायरोल में ही पढ़ा था, वो आप सारा का सारा एज सच इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। तो आपका एक और आपको एक और मेथड ऑफ सिंथेसिस या मेथड ऑफ प्रिपरेशन का वर्ड ज्यादा बेटर रहेगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप इसका एक और लिख सकते हैं। उसके बाद लैब सिंथेसिस हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, उससे पहले हम देख सकते हैं इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ओके जी, यहाँ से देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसके अंदर नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल। ठीक है, पी ऑर्बिटल वाला है, सो दैट पी इलेक्ट्रॉन इन p orbital, in other words the pi electron will try to become part of the ring structure, so ये यहाँ पर मूव करेंगे, जब ये यहाँ पर मूव करेंगे तो इनको बाहर पुश कर देंगे। ओके, इस पे आ जाएगा क्योंकि इसके पास से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करके, ठीक है, वो शेयरिंग में चले गए, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर आपको ये चीज भी समझ नहीं आती तो आप सिंपल जब इससे यहाँ पर 4 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड बना लिए, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये यहाँ से अंदर मूव करेंगे, जब ये इनवर्ड मूव करेंगे तो यहाँ पर इसको ये आउटवर्ड मूव करवा देंगे। ठीक है, इस इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इधर आ जाएगा बॉन्ड। अच्छा, अब यहाँ पर अगर कोई किसी बच्चे ने पहले यहाँ पर इसकी बजाय, ठीक है, ये स्ट्रक्चर की बजाय, यानी कि आपके जो रिंग स्ट्रक्चर में आपने बॉन्ड्स बनाए हैं उसमें यहाँ की बजाय आपने यहाँ यहाँ और यहाँ लगाया, यानी कि इस तरह से, बिल्कुल इस तरह लगाया। ठीक है, यानी कि ये बनाने की बजाय बच्चों ने ये रिंग्स, क्योंकि आपकी मर्जी होती है ना, आप जहाँ मर्जी अल्टरनेटिव लगा लो, अगर आपने यहाँ पर अल्टरनेटिवली इस तरह लगाए हुए हैं तो फिर क्या होगा कि जब ये यहाँ मूव करके यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इसको आप मूव करवा के यहाँ पर शिफ्ट कर दोगे। ठीक है, सो आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ आने की बजाय जिस तरह इधर यहाँ आया था, यहाँ आया था, इसके ऊपर आ जाएगा, इस पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज, और फिर आप फर्दर जो है वो मूव करवाते रहोगे यहाँ तक कि आपके पास पहला स्ट्रक्चर दोबारा से रिपीट हो जाए। ओके, सो लेकिन आप इस तरीके से करोगे तो आई थिंक सो वो ज्यादा इजी है, लेस कंफ्यूजिंग है। लेकिन लेस कंफ्यूजिंग इसलिए कि अगर आप यहाँ ड्रॉ करते हो तो आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, तो इक्वल पॉसिबिलिटी है कि ये इस तरफ से यहाँ पर इनवर्ड मूव करें और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाए, और यहाँ से इधर मूव करने की बजाय इस पोजीशन पर मूव कर जाए। लेकिन जब ये इस पोजीशन पर मूव करेंगे तो फिर यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग जो है वो सारी शिफ्ट करनी पड़ेगी और आपके पास पिछला स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो सो बेटर है कि आप इसको मूव करवाओ इस डायरेक्शन में, क्योंकि आप लोगों ने नया स्ट्रक्चर बनाना है, ना कि पिछला रिपीट करना है। सो ये मैंने सिर्फ इसलिए आपको ये बड़ी बात की है कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे भी मूव कर सकते हैं, कि अगर किसी के क्वेश्चन हो कि यहाँ पे मैम क्या ये यहाँ पे साइड पे मूव नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन फिर आपको यहाँ से फर्दर फिर उसके सारे शिफ्ट करवाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। ओके, यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लिखना स्किप कर दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ये ध्यान में रखना, ये मैंने नहीं लिखा, दैट डजंट मीन कि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। ओके, सो फिर क्या होगा कि जब यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन मूव करके चले जाएंगे इस कार्बन के पास, तो आपके
नेगेटिव चार्ज जो है वो इस कार्बन पे यानी कि यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरह दोबारा से मूव करेगा ये इनवर्ड और ये आउटवर्ड। नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, फिर नेगेटिव चार्ज अंदर मूव करेगा और ये वाला डबल बॉन्ड का यहाँ पर मूव कर देगा एज अ फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। सो नेगेटिव चार्ज चला गया पोजीशन नंबर 3 पे। अब पोजीशन नंबर 3 से ये दोबारा इनवर्ड मूव करेंगे। जब ये इनवर्ड मूव करेंगे तो यहाँ से ये नाइट्रोजन के पास दोबारा से शिफ्ट कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म हो जाएगा और आपके पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये थे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंडो। अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ये कलरलेस सॉलिड है, ठीक है। अब दो बातें यहाँ पे पता चली आपको, इसकी फिजिकल स्टेट भी पता चल गई, जो कि सेकंड पॉइंट में फिर से मेंशन है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सॉलिड में भी फर्दर किस तरह का सॉलिड है वो भी बता दिया। क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कलर क्या है, कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। अब क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, हम इसका मेल्टिंग पॉइंट स्टडी करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट इज 52.5 डिग्री सेल्सियस। ये जीरो नहीं है, इट इज डिग्री। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे पावर पॉइंट पे जो है उसको वो डिग्री में कन्वर्ट करना, ऊपर मिल नहीं रहा था ऑप्शन। सो इट इज 52.5 डिग्री सेल्सियस। ओके। ओडोर, जिसमें आपको याद है पहले सबसे पहले हमने बात कर ली थी कि कलर जो है, अच्छा यहाँ पर फिर कैश आ गया है, ये चीज आप लोगों ने कंफर्म करनी है, ठीक है। आप लोगों के पास पीएस बहाल है उससे कंफर्म कर लेना, या फिर आप लोग जो आपके पास गुलाम रसूल है उससे, कि कलर यहाँ पर कलरलेस लिक्विड लिखा है, जबकि फर्स्ट पॉइंट में यहाँ यानी कि पिछले पॉइंट में मैं ठीक कह रही थी वो स्मेल ही है, वहां पर बाय मिस्टेक कलर लिखा गया है कि कलर उसका फीकल कलर होता है। उसका कलर फीकल नहीं था, उसकी स्मेल उधर थी, ठीक है। आप लोगों ने फिर भी एक दफा आपके पास बुक्स हैं, वो बुक्स इसीलिए हैं कि आप लोग इस तरह की चीजें उनसे कंफर्म भी कर लो एक दफा। लेकिन आई थिंक सो यहाँ पर वो टाइपिंग करते हुए मिस्टेक हो गई है। वहां पर वो फीकल जो फर्स्ट स्लाइड में, अगर सेकंड स्लाइड में आपको याद हो तो वो बेसिकली फीकल कलर नहीं है, वो ओडोर है, उसकी स्मेल का वर्ड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर दो चीजें आपने जहन में रखनी है कि उसकी जो बजाते खुद जब वो उसकी कंसंट्रेटेड फॉर्म में है तब उसकी स्मेल जो है वो फीकल लाइक है, लेकिन जब उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है, यानी कि अब वो कंसंट्रेटेड नहीं, प्योर फॉर्म में नहीं रहा, जब वो डाइल्यूट हो चुका है तब उसकी जो स्मेल है ना वो फ्लोवरी है, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्ड, बहुत वास्ट चेंज है, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। ये मैंने मेंशन भी इसलिए की है कि अगर आपसे वो कहे कि फ्लोवरी इसकी स्मेल होती है, मुझे तो ये पता है, वाइवा लेते हुए आपसे जो है वो कहता है कि मुझे तो पता है, या कहती है कि मुझे तो पता है कि इसकी फ्लोवरी स्मेल होती है, तो आप लोगों ने इसका आंसर है कि यस, बट कंडीशन क्या है, जब वो डाइल्यूट सोल्यूशन फॉर्म में है। ओके जी, लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी सॉलिबिलिटी है। सॉलिबिलिटी देखते हैं तो इट इज सॉलेबल इन हॉट वाटर, अल्कोहल एंड ईथर। ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू द केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी की स्लाइड दिखाने से पहले मैं वही बात करूंगी कि ये आपको अच्छे से आती है। अगर आपको पायरोल आता है, आपको याद होगा पायरोल जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता था, दैट्स मीन कि ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। जो पायरोल था वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता, तो सेम इसकी भी प्रॉपर्टीज उस जैसी हैं, तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। फिर आप लोग कहोगे कि इसके अंदर तो अब बेंजीन रिंग भी आ गया, तो बेंजीन रिंग जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद ही बजाते खुद इलेक्ट्रॉन रिच है। ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, और न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है, और इसको बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी की जरूरत नहीं होती, ये खुद ही इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। अब उसके बाद किस तरह के देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये कहा था कि फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो देता है, लेकिन कौन कौन सा देता है। सो वो कौन सा है, सल्फोनेशन है, हेलोजिनेशन है, ठीक है, नाइट्रेशन है, राइमोटाइमर रिएक्शन है, असाइलेशन है। बिल्कुल फर्स्ट पायरोल की तरह, लेकिन पोजीशन देख लेते हैं। पोजीशन जो है वो इसकी पोजीशन नंबर 3 है, उसकी भी रीजन है। पोजीशन नंबर 3 और पोजीशन नंबर 2 की बात हो रही है। पोजीशन नंबर 2 पे भी देगा, लेकिन पोजीशन नंबर 2 पे उस टाइम देता है कि जब, अगर हम लोग सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो पोजीशन नंबर 3 है,
पोजीशन नंबर 2 और 3 के अंदर फिर वो कहता है कि क्यों पोजीशन नंबर 2 पे क्यों नहीं देता, 3 पे क्यों देता है। उसकी रीजन ये है कि उसकी स्टेबिलिटी जो है वो जो उसका आयन बनता है ना, देखो आयन बनेगा फिर आकर जो है वो अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे ही ना, जब इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं उस पोजीशन पर आप पे वहां पर भी आयंस बनते हैं जहां पर फिर रेजोनेंस होती है। ठीक है, तो होता क्या है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट पोजीशन 3 पे क्या है, ड्यू टू ग्रेट स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन। तो जब स्टेबलाइज उस पे पोजीशन नंबर 3 पे सब्स्टिट्यूशन हुई तो जो कार्बोनियम आयन बनता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल पोजीशन नंबर 3 वाली पोजीशन पर जब अटैक होता है तो उस टाइम पे जो कार्बोनियम आयन बनता है दैट इज मोर स्टेबल। अब उसकी स्टेबिलिटी अगर आपको क्यों ज्यादा स्टेबल होता है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा दोबारा फर्स्ट सेमेस्टर में, और वहां पर आप लोगों ने उसकी रीजंस पढ़ी थी जिसमें आप लोगों ने एक हाइपर कॉन्जुगेशन भी पढ़ा था। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में आप लोगों ने पढ़ा था कि वो आयंस को स्टेबलाइज करते हैं, उसकी एक प्रॉपर्टी ये भी थी, एक एप्लीकेशन ये भी थी। ठीक है, सो अब आप लोगों को उसको जहन में लाना पड़ेगा दैट हाइपर कॉन्जुगेशन इज द रीजन कि जो यहाँ पर कार्बोनियम आयन बनेगा वो मोर स्टेबल है। और आपको पता है कि यहाँ पर सारी गेम ही स्टेबिलिटी की है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई पोजीशन 3। उसके बाद रिडक्शन जो है वो थोड़ा डिफरेंट था इसका, इसलिए मैंने रिडक्शन जो है उसको यहाँ पर बाकी सारों को नहीं लिखा है, नहीं अलग से स्लाइड्स रिडक्शन शो किए हैं। उसकी रीजन ये है कि पहले वो करवा चुकी हूँ बहुत दफा। रिडक्शन इसका फिर डिफरेंट है, दो तरह से इसकी रिडक्शन होती है, दोनों दफा जो है इसके कैटलिस्ट डिफरेंट है। एक दफा HCl की प्रेजेंस HCl के साथ करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ टिन। ये SN जो है ये टिन का सिंबल है। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंड हाइड्रोजन प्लस रेने निकल, इसको also it is also called spongy निकल। अब स्पॉन्जी निकल क्या होता है, इसमें निकल का पहले रिएक्शन करवाते हैं एल्यूमिनियम के साथ, और एल्यूमिनियम के साथ जब करवाते हैं तो ठीक है, उसके बाद उस जो बना हमारे पास दोनों का एलॉय, उसके अंदर से एल्यूमिनियम को निकाल देते हैं। ठीक है, लीचिंग के प्रोसेस के थ्रू जब उसको एल्यूमिनियम को निकाल दिया तो अब आपके पास जो निकल बचा वो पाउडरी नहीं बचता, वो स्पॉन्जी हो जाता है। इसी वजह से उसकी स्पॉन्जी नेचर की वजह से उसको स्पॉन्जी निकल भी कहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों की प्रेजेंस में हमारे पास प्रोडक्ट डिफरेंट है। इसके केस में ऑक्टा हाइड्रोइंडोल यानी कि सारी पोजीशन पे जो है वो डबल बॉन्ड जो है वो रिप्लेस हो गए विद हाइड्रोजन से, यानी कि कंप्लीट सैचुरेशन हो गई है। जबकि इस केस में बेंजीन रिंग इंटैक्ट रहता है, जबकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो पायरोल के साथ इधर यहाँ पर डबल बॉन्ड था, सिर्फ उसकी वहां पर आकर जो है वो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, यानी कि वहां पर इसकी सिचुएशन होगी। तो उस केस में इसको इंडोलिन कहते हैं। ओके, आई वाज गोइंग टू से कि आप लोगों को एक चीज मैंने क्लियर करनी थी। अभी मैं रिसेंटली एक स्टडी पढ़ी थी, वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था। आप ये कह लो कि वो इस पूरी स्लाइड में वो स्ट्रक्चर आता होगा, और उस पूरी स्लाइड के स्ट्रक्चर में ऑलमोस्ट जितना भी वो स्ट्रक्चर था ना, उसका 70% हिस्सा कंसिस्ट करता था, ये उसकी कंपोजिशन 70% जो थी ना वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, CH बॉन्ड था यानी। अच्छा, अब एक स्पेसिफिक पोजीशन में, ठीक है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था। तो आप ये कह लो कि पूरे स्ट्रक्चर में एक इस पोजीशन पे एक CH बॉन्ड था। एक ऐसा नया कैटलिस्ट बनाया है साइंटिस्ट ने कि वो पूरे रिंग स्ट्रक्चर के CH बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा, सिर्फ एक पोजीशन के CH बॉन्ड को। क्योंकि 70% में से सिर्फ एक CH बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, जबकि बाकी सारे भी तो CH बॉन्ड ही है। बट ये कैटल मैं आपको ये मैंने उसी टाइम जब पढ़ा स्टडी को तो मैंने तभी सोचा मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगी कि आप लोगों को कैटलिस्ट की वर्किंग प्रॉपरली समझ आ जाए। कि अक्सर आप लोग मुझे याद है मेहताब ने एक दफ़ा क्वेश्चन किया था कि मैम इस पोजीशन पे क्यों नहीं करता, टोटोमिज्म पढ़ा रही थी शायद मैं, कि इस पोजीशन पे क्यों नहीं करता, उसी पोजीशन से क्यों हुआ। तो यहाँ पर फिर मेरे जहन में जब मैं खुद स्टडी करी थी तो मेरे जहन में आया कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि देखो कैटलिस्ट, अब पहले भी कैटलिस्ट थे लेकिन वो कैटलिस्ट जो थे ना उनका वर्किंग इतनी ज़्यादा
मैं क्या वर्ड यूज करूँ, डेफिनेट नहीं थी कि, यानी कि टू द पॉइंट नहीं थी कि इसी पोजीशन, एक स्पेसिफिक पोजीशन का ही ब्रेक नहीं होता था, बात का कोई दूसरे भी हो जाते थे। तो अब क्योंकि इतने ज्यादा हैं और जाहिर बात है सी एच बॉन्ड है तो सी एच बॉन्ड है, कहने को सेम है। सो अब मैंने कहने को सेम है इस वजह से एक वर्ड यूज किया है कि हम लोग सी एच बॉन्ड किस चीज के साथ पीछे अटैच है उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो उस स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। अगर सी एच बॉन्ड एक स्पेसिफिक ए के साथ अटैच है तो उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है अगर वो अटैच है बी के साथ, बी उसका बाकी का हिस्सा मैं कह रही हूँ, ठीक है। ओके, सो आई वाज सेइंग कि था क्या कि अब वो जो मैंने नया कैटलिस्ट बनाया उस कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी है कि उस सारे 70% सी एच बॉन्ड में से सिर्फ और सिर्फ उस एक टारगेटेड सी एच को ब्रेक करे। दैट इज द वर्किंग ऑफ कैटलिस्ट, बहुत स्पेसिफाई कर देता है चीजों को। सो यहाँ पर इसी वजह से इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस कैटलिस्ट प्रोडक्ट। ओके, सो आई होप कि अब आपको समझ आ गई कि क्यों इस की प्रेजेंस में बाकी के बॉन्ड्स जो हैं उनके अंदर सेचुरेशन नहीं हुई है। ओके, सिंथेसिस दो मेथड सिंथेसिस रह गई और हमारी यूजेस रह गई है। सिंथेसिस को देख लेते हैं। सिंथेसिस के दो मेथड हैं इसके, दिस इज द फर्स्ट मेथड, इस मेथड को फिशर मेथड कहते हैं। फिशर मेथड से सिंथेसिस है, इसमें क्या होगा कि फिनाइल हाइड्रोजोन ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर है, उसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग जिंक क्लोराइड के साथ एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। तो उसमें से अमोनिया निकल जाएगा और बाकी का रिंग अमोनिया निकल गया और बॉन्ड फॉर्मेशन, रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाएगी और आपके पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा दैट इज इंडोल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो है आपका प्रोडक्ट नहीं है, दिस इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। आप इसके नीचे मेंशन भी कर सकते हो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के अंदर हम करवाएंगे डीकार्बोक्सिलेशन। वो करवाएंगे, डीकार्बोक्सिलेशन करवाने के लिए हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, इसको टेम्परेचर करेंगे प्रोवाइड करें 250 डिग्री सेल्सियस का। 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी और आपके पास इंडोल फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड मेथड सिंथेसिस का क्या है, उसमें एनालिन लेंगे, एनालिन का रिएक्शन करवाते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, ठीक है। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट मेंशन नहीं है, सो अगर मेंशन नहीं है तो आपको भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है, 200 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर होगा और आपको इंडोल जो है वो सिंथेसाइज हो जाएगा। लास्टली यूजेस करेंगे। यूजेस जो है सबसे पहले हम लोग, क्योंकि हमारा एज अ फार्मासिस्ट सबसे ज़्यादा जो लिंक है वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो ड्रग से रिलेटेड है, ठीक है, मेडिसिन से रिलेटेड है। तो मेडिसिन जो है इंडोमेथासिन जो है उसकी प्रिपरेशन में ये यूज़ करते हैं। इंडोमेथासिन क्या है एंड उसका यूज़ क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, उसके लिए भी यूज़ होता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन के लिए भी यूज़ होता है और किसके लिए, पेन के लिए, एनाल्जेसिक मीन पेन के लिए भी यूज़ होता है। उसके अलावा क्योंकि आपने पढ़ा था डाइल्यूटेड फॉर्म में ये क्या इसकी स्मेल होती है, फ्लावरी स्मेल होती है। सो इन अदर वर्ड्स कि अगर आपने ऑरेंज या जैस्मिन से रिलेटेड परफ्यूम्स बनाने हैं तो उसकी परफ्यूम इंडस्ट्री में जैस्मिन या ऑरेंज से रिलेटेड परफ्यूम्स, स्मेली परफ्यूम्स बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। उसके अलावा इसका क्या यूज है, ट्रिप्टोफैन जो है आपकी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड है, उसका वो डेरिवेटिव है इंडोल का, ठीक है। और उसका अब हम पढ़ रहे हैं कि अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव है इसका, तो हमें पता होना चाहिए कि उस अमाइनो एसिड की खुद बजाते खुद क्या इंपॉर्टेंस है। तो वो अमाइनो एसिड जो है वो ग्रोथ के अंदर इन्फेंट्स की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है और बड़ों की एडल्ट के अंदर नाइट्रोजन को बैलेंस रखता है, यानी कि नाइट्रोजन की ना तो कमी होने देता है ना ज्यादती होने देता है, ठीक है। ये जो अमाइनो एसिड है। उसके बाद प्लांट्स के अंदर भी इंडोल जो है प्लांट के अंदर हार्मोन है, ठीक है, दैट इज ऑक्सिन। उसके अंदर वो रिंग स्ट्रक्चर, इंडोल का रिंग स्ट्रक्चर कंटेन करता है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि वो भी उसका डेरिवेटिव है, ये उसका पार्ट है। तो वो उसके अंदर, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर उसके एक
बड़े स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो आप ये कह सकते हो इन अदर वर्ड्स कि वो पूरे के पूरे को इंडोल का आप यूज के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, उस अच्छा, अब ऑक्सीजन का रोल क्या है? ऑक्सीजन जो है वो प्लांट की ग्रोथ के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होता है और सेल प्लांट सेल की जो है ना इलोंगेशन करवाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इंडोल। अब नेक्स्ट में हम लोग क्यूनोलिन और आइसोक्यूनोलिन पढ़ेंगे और साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों रिलेट करते हैं, तो हम दोनों को एक ही टाइम पे कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो इससे रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन होगा दैट आई विल आंसर इन योर ऑनलाइन क्लास टुमारो इंशाल्लाह। और सॉरी द video recording lecture was a little bit delayed बेसिकली। अब ये रिक्वायरमेंट नहीं है रिकॉर्डिंग लेक्चर प्रोवाइड करना आपको एनी लॉन्गर, सो आई वॉजंट श्योर कि मैं आपको प्रोवाइड करूं या ना करूं। फिर मैंने सोचा कि ऑनलाइन क्लास में बेटर है कि आप लोग पहले से एक दफ़ा थोड़ा सा एक नज़र देख कर आओ। लेकिन अब क्यूनोलिन और आइसोक्यूनोलिन जो है उसके बाद जो बाकी के बचेंगे ना, उसमें बेसिकली अब क्योंकि बार बार एक ही चीज़ें रिपीट हो रही हैं बार बार, तो अब ये यूजेस हैं, ये यूजेस आप पढ़ सकते हो। इसमें से अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, वो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन एज सच ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कि आप खुद ना पढ़ सको। सो लास्ट अब क्यूनोलिन आइसोक्यूनोलिन मैं आपको करवा दूंगी। इसके अलावा मुझे ऐसा कुछ लगता हुआ जो बुक में नहीं है तो वो मैं करवाऊंगी। बाकी जो भी बचे वो फिर आप खुद करोगे, वैसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ खास बचेंगे नहीं आई थिंक सो। फिर पायराजीन जो है एक वो बुक में अवेलेबल नहीं है तो वो मैं करवा दूंगी। क्यूनोलिन आइसोक्यूनोलिन के अलावा बात करी तो फिर आई थिंक सो पायरिमिडीन रह जाएगा और पायरिमिडीन रह जाएगा और एक शायद कोई और रह जाएगा। लेकिन फिर आपको मैंने पायरिडीन करवा दिए, पायरिडीन करवा दिया तो दैट्स मीन आप बाकी के खुद कर सकते हो, वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे। और फिर मैं पायरट कह रही हूँ कि मैं पायराजीन भी करवा दूंगी तो आपको बाकी के रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट ये है कि आप लोगों को 3 मैं और करवाऊंगी, बाकी 2 बचेंगे वो फिर आप खुद कर लोगे और उसमें से कोई चीज़ ना समझ आई तो वो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो। और अभी तक आप लोगों ने असाइनमेंट जो है ना वो कुछ बच्चों ने दिया है, बाकी 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। ठीक है, और उसमें मैं ईद को शामिल नहीं करी, मैं वर्किंग क्लासेस की बात करी हूँ। वर्किंग जो वीक्स हैं वो 2 गुजर चुके हैं और असाइनमेंट 2-3 बच्चों के 4 बच्चों के अलावा किसी ने कोई सीन नहीं है असाइनमेंट का। फिर अगर आप लोग इस तरह की हरकतें कर सकते हो तो फिर यही है कि सिंपल जिस तरह अभी तो ये है ना कि मैंने आपसे कह दिया कि चलो कोई बात नहीं मैं भी करवा दूंगी, मैं क्यूनोलिन भी करवा दूंगी, आइसोक्यूनोलिन भी करवा दूंगी, पायराजीन भी करवा दूंगी। लेकिन अगर आप लोगों ने अपनी हरकतें नहीं सुधारनी तो फिर मैं भी कह सकती हूँ आप खुद पढ़ लेना। मैंने आपको करवा दी है, रेजोनेंस आ रही है, बार बार रिपीट हो रही है रेजोनेंस, आप खुद कर लेना। मैंने कितने की करवा दी है। प्रॉपर्टीज आप पढ़ सकते हो, यूजेस आप पढ़ सकते हो, बाकी केमिकल रिएक्शंस जो है वो सबके सिमिलर है तो उनके भी सिमिलर है। ठीक है, तो बेहतर है कि आप लोग इंसान बन जाओ। अगर एक बंदा आपके साथ सख्ती नहीं कर रहा तो आप उसको मजबूर ना करो कि वो आपके साथ सख्ती करे किसी किस्म की। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।